नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 85 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर पोटेंशियल, जो क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है और कभी कभी आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और बाउंड्री कंडीशन ऑफ जो हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है वो क्या होती है। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, किसी सरफेस को क्रॉस करने पर, किसी एक सरफेस को क्रॉस करने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होता है, या बोल सकते हैं जो हमारा पास वेक्टर पोटेंशियल है वो किस तरीके से चेंज होता है। कभी कभी इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी बाउंड्री पर, एक सरफेस है यानी एक बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंटिन्यूअस होता है या फिर डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, फिर पुटअप किया जा सकता है। सिमिलरली जो हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है इसके लिए पूछा जा सकता है कि किसी बाउंड्री पर जिसमें कुछ करंट डेंसिटी है, उस बाउंड्री पर जो हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअस होता है या फिर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से भी यहां पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, पुटअप हो सकता है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से होगी ये हमें समझ में आ गया है। नाउ अब आते हैं आज के टॉपिक में। टॉपिक क्या है? बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर पोटेंशियल। देखो, जब भी हम बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम बाउंड्री कंडीशन पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमने बाउंड्री कंडीशन नाम की चीज पहली बार सुनी नहीं, हमने इससे पहले भी बाउंड्री कंडीशन 2 बार पढ़ रखा है। कब मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लास्ट में कि आप एक बार उन लेक्चर को देख लेना। कब डिस्कस किया था? एक तो हमने डिस्कस किया था कब, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं ताकि जो हमारे पास ये जो इसके लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। अब देखो, जब भी हम बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं तो बाउंड्री कंडीशन निकालते समय क्या करते हैं हम कि हमारे पास क्या दी होती है, एक इस तरीके से सरफेस दी होती है। नाउ अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस में क्या होगा, कुछ सरफेस करंट डेंसिटी होगी। लेट अस से दिस सरफेस करंट डेंसिटी इज सिग्मा। वो सरफेस करंट डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो हमें क्या करना होता है कि इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी जब मैं इसको क्रॉस करता हूं, ये बाउंड्री है ना, एक सरफेस है, इस सरफेस को जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके का चेंज आ रहा है, वो कंटिन्यूअस रह रहा है या फिर डिसकंटिन्यूअस रह रहा है, ये हमको कहां से पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन से पता चलता है। और हमने ये डिस्कस कर रखा है कि जब भी हम बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं उससे पहले हम जिस चीज की भी बाउंड्री कंडीशन निकालना चाहते हैं उसको 2 कंपोनेंट में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द plane sheet or parallel to the plane sheet and the next component is the perpendicular to the surface। पहला क्या होता है, जो हमारे पास इसको 2 कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आई बात? और देखो फिर हमने किस तरीके से यहां पर बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई को डिफाइन किया था। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट अबव सरफेस एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिलो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबव एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिलो। अब इन दोनों में किस तरीके से क्या होता है, डिफरेंस होता है या फिर चेंज होते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरीके से चेंज होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज बाउंड्री कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से क्या पता चला हमको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एट बाउंड्री। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो वैल्यू होगी वही यहां होगी, लेकिन यहां पर क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। और कितनी की डिसकंटिन्यूटी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डिसकंटिन्यूटी आ रही है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब बात करते हैं किसके, इसके पैरेलल कंपोनेंट की। और हम सब जानते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस, यानी ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा। ये 2 चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आई इतनी बात? तो ये क्या होगी, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरीके से हमने बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था। वहां पर हमने किसके बाद डिस्कस की थी, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी थी। देखो, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डी, बाउंड्री कंडीशन फॉर
डी वेक्टर, डी यानी यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन निकाली थी तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं, फ्री चार्ज की बात करते हैं, फ्री चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। माना है मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस में जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा फ्री है। तो हमारे पास क्या होता है, जो डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो होता है वो किसका होता है, मेरे पास सिग्मा फ्री के बराबर होता है। और डी पैरेलल अबव माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल किसका होता है, पी पैरेलल अबव माइनस पी पैरेलल बिलो के बराबर होता है। यहां पर जो P है वो क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, और D जो है यहां पर वो क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और सिग्मा फ्री क्या है, मेरे पास फ्री चार्ज डेंसिटी है। एंड दीज टू आर बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वहां पर हमने इसको भी प्रूफ किया था और इसको भी क्या किया था, प्रूफ किया था। नाउ इसी तरीके से आज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, यानी बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो जिस तरीके से हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक पैरेलल टू द सरफेस एंड अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहां पर हमने जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसको भी हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस एंड अनदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, पैरेलल टू द सरफेस। ओके, तो करें फटाफट। तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, थोड़ा सा रिकैप हो गया, आपका दिमाग फ्रेश हो गया, तो मैं इसको मिटाता हूं और हेड डालता हूं क्या, बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लिख लिया ना, मिटा दूं, ठीक हो गया। सॉरी, बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अज्यूम करके चलो यहां पर लेट अस कंसीडर वी हैव ए surface of current density, बताओ सरफेस में करंट डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, K से, ऑफ करंट डेंसिटी K वेक्टर, एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ बी चेंज on crossing this plane, this surface, उस सरफेस को क्रॉस करने पर बी किस तरीके से चेंज होता है, वही क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है। ओके, तो अज्यूम करो यहां पर कि लेट वी हैव टू कंपोनेंट, वन इज parallel to the surface, and another one is perpendicular to the surface। पहला तो क्या है, पैरेलल टू द सरफेस है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी इज इक्वल टू बी पैरेलल टू द सरफेस, फिर प्लस कितना आ जाएगा, बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, एक पैरेलल टू द सरफेस एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ अब वो सरफेस कहां है, देखो यहां पे बोल सकते हैं अगर मुझे बी की बाउंड्री कंडीशन निकालनी है तो मैं पहले पैरेलल कंपोनेंट की बाउंड्री कंडीशन निकाल दूंगा, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बाउंड्री कंडीशन निकाल दूंगा, दोनों के लिए अलग अलग निकाल दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है फाइनली में किसके निकल जाएगी, वो बी के लिए, इन दोनों को कंबाइन करके किसके निकल जाएगी, बी के लिए निकल जाएगी। तो ऐसे हेड डालो, बाउंड्री कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी, बाउंड्री कंडीशन ऑफ बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो, अब सरफेस की बात हो रही है, लेट अस से दिस इज अवर सरफेस, ये क्या है, हमारे पास एक सरफेस है। ओके, जो कि इनफाइनाइट सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से सरफेस है। किस तरीके से, अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से सरफेस है, यूं करके, दिस इज माय सरफेस, और आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला,
इधर वाला, तभी यहाँ पर क्या दिख रही है, सिर्फ लाइन दिख रही है। ओके, दिस इज माई सरफेस। ओके, इसके नीचे और इसके ठीक ऊपर, इसके जस्ट नीचे और जस्ट अबव, ठीक है, जस्ट होता है, ठीक है, वहां पर एक वर्ड और ऐड कर देना, फाइंड हाउ वी चेंज। ओके, चलो इधर सही हो गया। वैसे जस्ट अबव और जस्ट बिलो की बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर अब जूम करो कि हमें यहां पर और यहां पर इन दो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है, के है, ये हमें क्या है, गिवन है। ओके ना, अब देखो अज्यूम कर लो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ऐसे है, दिस इज माई बी परपेंडिकुलर अबव, और यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, और दोनों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, बी परपेंडिकुलर बिलो है, और इन दो पॉइंटों के बीच मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। और जब भी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं तो किसका यूज करते हैं, उस वेक्टर के डाइवर्जेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले से हमारा एक्सपीरियंस से हमेशा बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंस वी नो कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सिंस वी नो जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है, आंसर है हाजी होता है। अगर मैं क्या करूं, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालो, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोथ साइड, कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और यहां डी टाउ दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 का इंटीग्रेशन 0। ओके ना, अब देखो, अब यहां पर अगर मैं क्या लगाऊं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊं, तो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, डाइवर्जेंस थ्योरम किसी एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन को किसमें चेंज कर सकता हूं मैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूं, एंड वो भी कौन सा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे इन दो पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहां पर क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा जो इन दो पॉइंट से जा रहा होगा। ओके, और वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा, ठीक है। वहां पर अगर मैं उस सरफेस के ऊपर इस इंटीग्रेशन को क्या करूं, फाइंड करूं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां मैंने क्या बनाया, एक इस तरीके से क्लोज सरफेस बनाया जो इन दो पॉइंट से होकर जा रहा है यूं करके, ठीक है, ऐसा कुछ। और ऐसा अज्यूम किया कि जो सरफेस है, अगर मैं यहां बनाऊं थोड़ा बहुत, ये ऐसे कुछ थोड़ा ऊपर कर दो, फिर ऐसे कुछ, फिर यहां से ऐसे, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर यहां ऐसे, इट इज समथिंग लाइक, ये बना सरफेस है, एक क्लोज सरफेस, यानी इसके बीच से क्या गया है, हमारा प्लेट गया है। यहाँ पे जो ये मेरे पास सरफेस है ना, वो इसके बीच से गया है। एक बार मैंने दिखाया भी था आपको, मार्चिस की डब्बी से दिखाया था, किससे दिखाया था, इससे समझो, ये डस्टर है ना मेरा, ये डस्टर है, और एक प्लेन शीट चाहिए, हाँ ये मान लिया, ये क्या है, एक प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट इसके बीच से गई है यूं करके, यहां से गई है यूं करके, ठीक है, इसके बीच से इसके अंदर है ये, ठीक है। तो और इसने क्या कर रखा है, इसको यहां पर ये घेर रखा है। ये क्या है, ये वाला सरफेस कहां है, ठीक ये ऊपर वाला है, ये वाला सरफेस कहां है, ऊपर वाला, और ये सरफेस कौन सा है, इसका नीचे वाला है। समझ मारी बात, आई समझ रहे हो यार, ठीक है। ये हमने लूप पहली बार, मतलब इस टाइप का सरफेस, क्लोज सरफेस पहली बार ड्रॉ नहीं कर रहे हम, इसको गॉसियन पिलबॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सरफेस, क्लोज सरफेस हमने पहले भी ड्रॉ कर रखा है, और उसमें हमने कैलकुलेशन पहले भी कर रखी है, ठीक है, कोई आपके नई चीज नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है, तो दिस इज, लेट अस से दिस थिकनेस इज एप्सिलॉन, ये थिकनेस क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन है, एंड यहां पर एक कंडीशन है कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, जो एप्सिलॉन है वो क्या है, टेंड्स टू 0 है ना। आप ध्यान से देखना, अब जो सरफेस है, कितनी सरफेस है, यहां पर 6 सरफेस है, इनको कुछ नाम दे दूं मैं, इसे क्या बोलता हूं, सरफेस 1, इसे क्या बोल रहा हूं, नीचे वाले को सरफेस 2, और इस सामने वाले को क्या बोल रहा हूं, सरफेस 3, सामने वाले को क्या बोल दिया मैंने, सरफेस 3 बोल दिया। ओके, जो पीछे वाला है उसको मैंने क्या बोल दिया, सरफेस 4 बोल दिया। ओके, जो यहां लेफ्ट साइड वाला है इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज माई सरफेस 5, और जो राइट साइड वाला है ये, दिस इज माई सरफेस 6, ये क्या है, मेरा सरफेस 6 है। अब ये इंटीग्रेशन क्या है, इस क्लोज सरफेस में है, तो इस क्लोज सरफेस को मैं कितने सरफेस में डिवाइड कर सकता हूं, 6 सरफेस में डिवाइड कर सकता हूं। आंसर है हाजी कर सकता हूं, तो कर सकता हूं तो कर दो, फिर क्या है, तो क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पास कि सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस एस, दिस वन इज बी डॉट डी ए वेक्टर, फिर प्लस दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस 2, कितना आ जाएगा ये, बी डॉट डी ए एंड दिस थिंग, फिर प्लस सरफेस 3 के अलोंग देखो, तो ये मेरे पास कितना आ गया, बी डॉट डी ए, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन अगेन, और ओवर ए सरफेस 4 बी डॉट डी ए
एंड फिर प्लस कितना आ गया ओवर ए सरफेस 5, और मेरे पास कितना हो गया ये यहाँ पर बी डॉट डी ए हो जाएगा, एंड प्लस ओवर ए सरफेस 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये बी डॉट डी ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं सरफेस 3, 4, 5 सॉरी 4, 5 का है 5 और 6 को देखूं, इन सब की एक साइड कौन सी है, एप्सिलॉन वाली है। अगर मैं वहां पर क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो एरिया का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी लेंथ ए बोलूं, सॉरी अगर मैं इसकी कुछ लेंथ बोलूं तो लेंथ इनटू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉरी एप्सिलॉन होगा, एंड एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो इस केस में, इस केस में और इस केस में और इस केस में जो मेरे पास एरिया है वो एक्चुअल में कितना है, 0 है, लगभग कितना है 0 है, बिकॉज दिस एप्सिलॉन इज 0। अगर एप्सिलॉन 0, अगर साइड ही क्या है 0 के बराबर है, यानी 0 को टेन कर रही है, तो इसका मतलब जो एरिया अलोंग 3, एरिया अलोंग 4, एरिया अलोंग 5 या फिर एरिया 6, ये क्या होंगे, लगभग क्या होंगे 0 होंगे। तो उनका जो एरिया इंटीग्रल होगा, या फिर सरफेस इंटीग्रल होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दीज ऑल थिंग आर 0, ये 0 हो जाएगा, ये सॉरी ऑल इंटीग्रल आर 0 बिकॉज द एरिया बिकम 0। जो सरफेस एरिया है ना वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 हुआ, बिकॉज दिस एप्सिलॉन इज 0, ये जो एप्सिलॉन है वो लगभग कितना है, 0 है, इसलिए ये चीज क्या होगी हमारी 0 हो गई। अब बची कौन सी, एक ये बची और एक ये बची, तो कितना लिखो यहां पर, दिस इज 1, और ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, बी डॉट डी ए वेक्टर फिर प्लस अलोंग 2, एंड दिस वन इज बी डॉट डी ए एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ओके अब देखो यहां पे मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज माय एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होगा मेरा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस ना। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में देखूं तो यहां पर मेरे पास जो मेरे पास बी ए है, कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, और सॉरी हाँ बी है वो कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, बी परपेंडिकुलर ए है। तो यहां पर इस सरफेस 1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी परपेंडिकुलर ए है, फिर डॉट, फिर मेरे पास यहां क्या है, डी ए है, और डी ए भी कहां की ओर है, एरिया वेक्टर होता है, एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कहां की ओर है, ऊपर की ओर है। तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप। अब डायरेक्शन जेड कैप है, यानी जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा एरिया वेक्टर भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो मेरे पास बी ए है वो किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में, या बी ए परपेंडिकुलर जेड कैप डायरेक्शन में है, फिर डॉट कितना आ जाएगा ये डी ए, और ये क्या आया, जेड कैप आया। तो फिर यहां पर कितना आएगा प्लस। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है, ऊपर की ओर है या नहीं है, यानी बी परपेंडिकुलर ए, और किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। लेकिन जो डी ए है वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर होगा, बिकॉज नीचे की ओर ओपन है। तो नीचे की ओर क्या होगा मेरे पास, सरफेस सॉरी दिस इज माई एरिया वेक्टर, किस डायरेक्शन में, माइनस जेड कैप डायरेक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। देखो यहां से बी ए परपेंडिकुलर बाहर आ जाएगा, या बी परपेंडिकुलर ए बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया, जेड डॉट जेड, तो कितना हो गया 1 हो गया, अंदर कितना बचा, डी ए बचा, फिर प्लस का माइनस के साथ बाहर ले लो, फिर माइनस का कितना आ गया, ये बी परपेंडिकुलर बिलो, ये दोनों एक ही लिख दिया मैंने, ये बिलो है, ठीक है, बिकॉज नीचे कितना है, बी है, ओके बिलो, बी परपेंडिकुलर बिलो, एंड इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये डी ए आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो जितना सरफेस एरिया इसका है ऊपर वाले का, उतना ही सरफेस एरिया नीचे वाले सरफेस का है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो कॉमन है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसे क्या बचेगा मेरे पास, बी परपेंडिकुलर ए माइनस बी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से मेरे पास बी परपेंडिकुलर अब इज इक्वल टू कितना आ गया, बी परपेंडिकुलर बिलो आ गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। एंड वी कैन से दैट कि एट बाउंड्री या फिर एट सरफेस जो हमारे पास क्या होता है, या फिर एट बाउंड्री बोल दो, एट बाउंड्री जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब यहां पर जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही यहां होगा, ठीक है। इस सरफेस को क्रॉस करने पर बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैसा है मेरे पास, कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस। क्लियर हुई इतनी बात। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। तो ये क्या निकल गई, इसकी बाउंड्री कंडीशन निकल गई ना। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, इसे लिखो एक बार, फिर मैं मिटाता हूं, उसको मिटा दूं, ओके। इसकी थोड़ा ले लो फटाफट।
चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हाँ बाउंड्री कंडीशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, बी पैरेलल। ओके अब देखो अगेन अभी अभी क्या करना है हमको, जैसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है वो देखा हमने, सिमिलरली क्या देखेंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट एनी सरफेस, ठीक, किस सरफेस को क्रॉस करने पर। ठीक है, इस तरीके से मान लिया कि मेरे पास सरफेस है, इसकी जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है, के है, और इसके ऊपर इस पॉइंट पर और इस जस्ट अब और जस्ट बिलो है। ठीक है, याद रखना, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर बनाया है ताकि मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिख पाऊँ। ओके, अगर मैं खाली यहाँ बना दूँ, ये एक्चुअल में ये पॉइंट है इधर पे, यानी जस्ट बिलो की बात हो रही है, तो यहाँ बनाकर कोई फायदा होने वाला नहीं है, यानी आपको कुछ दिखाई नहीं पाऊंगा। तभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रखा है, सेपरेशन यानी गैप दे रखा है। ओके, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट, अब पैरेलल कंपोनेंट की बात हो रही है, इसका मतलब इस कंपोनेंट की बात, यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, दिस द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल का मतलब पैरेलल टू द सरफेस, तो दिस वन इज माई बी पैरेलल अबव एंड दिस वन इज माई बी पैरेलल बिलो। ओके, तो इन दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, वही क्या होगी, इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या करो, इसके कर्ल पर क्या करो, डिस्कशन करो, यानी उस फील्ड के, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल पे, जब वो डी होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कर्ल पे, और जब वो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल पे काम करो। तो सिंस वी नो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंस वी नो जो कर्ल ऑफ बी होता है किस तरह होता है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है, जहां पर जे क्या है, करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, और बी क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। एक काम करो, दोनों ओर क्या निकाल दो, सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो दोनों ओर, सरफेस इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ओवर ए सरफेस एस, तो क्या निकल जाएगा ये बी डॉट डी, सॉरी बी क्रॉस डेल क्रॉस बी, और डॉट कितना आ गया, डी ए आ गया, यानी क्या निकाल लें हम, सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लें। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, जे डॉट डी ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा, जे डॉट डी ए। एंड वी ऑल नो दैट कि जो जे डॉट डी ए होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट। जे डॉट डी ए कितना होता है मेरे पास, करंट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर मैं इसको यहां पर कर्ल थ्योरम लगाऊं या फिर स्टोक थ्योरम लगाऊं, तो फ्रॉम स्टोक थ्योरम वी नो दैट कि हम किसी एक सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। किसको, इस वाले को। तो फ्रॉम कर्ल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बहुत बार लगा रखा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी। अब इस कर्व सी ने क्या कर रखा होगा, इस सरफेस को, अगर सरफेस एस है और ये कर्व सी है, तो इस कर्व सी ने इस सरफेस एस को इनक्लोज कर रखा होगा। ठीक है, यानी दिस सरफेस एस इज बाउंडेड बाय दिस कर्व सी, तो दिस सी, और यहां पर कितना आ जाएगा, बी डॉट डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी दिस थिंग इज करंट। ये किसका होता है, करंट के बराबर होता है। तो ये कितना, ये क्या है मेरे पास, करंट आई है, और इसको ये क्या है, आई इंक्लोज। क्या होगा ये, आई इंक्लोज, यानी करंट इंक्लोज बाई दिस लूप या फिर दिस कर्व सी। इस कर्व सी ने कितनी करंट इंक्लोज कर रखी है, इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस जे डॉट डी ए, इतनी करंट क्या कर रखी है, इंक्लोज कर रखी है। समझ में आई बात। तो दिस इज माई एम्पेयर्स लॉ, ये क्या है, एम्पेयर्स लॉ है, और ये क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ था ना, यहीं से ये निकल के आएगा ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरे पास ये जो लाइन इंटीग्रेशन है किस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई इनक्लोज, अगर मैं यहां पर क्या बनाऊं, एक कर्व बनाऊं। देखो कर्व कैसा हो सकता है, यहां पर इस तरीके का बना, रेक्टेंगुलर कर्व बना दो। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहां पर कौन सा कर्व काम चलेगा, काम करेगा, रेक्टेंगुलर कर्व क्या करेगा, हमारा काम करेगा, यूं करके, और इसमें इस तरीके से क्या कर जाओ, मूव कर जाओ यूं करके, और ऐसा अज्यूम करो कि दिस डायरेक्शन इज वाई कैप। ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास, वाई कैप है, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस वाई कैप हो जाएगा। यानी कहे चल रहे हैं हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस में चल रहे हैं। क्या है मेरे पास, एक लूप है, यहाँ पे कर्व है। ठीक है, और ऐसा अज्यूम करो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, एल है, और ये जो मेरे पास विड्थ है ये कितनी है, एप्सिलॉन है, एंड दिस अगेन दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। ये एप्सिलॉन क्या है मेरे पास, जीरो के बराबर, यानी सॉरी जीरो की ओर टेंस कर रहा है, यानी जितना चौड़ा यहाँ पर दिख रहा है ना उतना चौड़ा नहीं है, क्योंकि हम जस्ट बिलो जस्ट अबव की बात कर रहे थे। मैंने बोला था ना कि जो ये है, जो ये पॉइंट मैंने यहाँ दिखा रखा है, एक्चुअल में यहाँ नहीं होगा, कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता इसको मैं। ठीक है, दिखा भी सकता हूँ तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा में उतनी हिम्मत तो है नहीं कि इस पॉइंट को दिखा दे जो बनाया मैंने यहाँ पर। ओके,
ना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, कर्व सी है, तो इसके अलॉन्ग मुझे क्लोज इंटीग्रेशन क्या करना है, फाइंड करना है। और उससे पहले फाइंड करना है कि इसके अंदर कितनी करंट क्या है, इनक्लोज है, कितनी करंट इनक्लोज होगी बताओ। तो इसकी जो करंट डेंसिटी है इस प्लेट की, ओके सॉरी इस सरफेस की करंट डेंसिटी कितनी है, के है। तो इसके अंदर कितना मेरे पास करंट होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ऐसा होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि करंट इनक्लोज या फिर करंट इक्वल टू कितना होता है, अगर मेरे पास सरफेस करंट डेंसिटी दे रखी है तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू डी डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन के इंटू कितना आ गया ये, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। यहाँ ऐसे ले फिर इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसा बोल दो, क्या बोल दो, के डॉट डी डब्ल्यू बोल दो, क्या बोल दो, के डॉट डी डब्ल्यू बोल दो। ठीक है ना। अब देखो डी डब्ल्यू क्या होता है मेरे पास, ए लाइन एलिमेंट, इस कर्व में कोई एक लाइन एलिमेंट। अब मैं जब मैं लाइन एलिमेंट कहां लेता हूं, इधर लेता हूं। अगर मैं इधर लूंगा तो डी डब्ल्यू किसकी डायरेक्शन, अगर करंट मेरी, अब मेरे को के की डायरेक्शन पता नहीं है ना यहाँ पर, ओके रहने दो, ऐसे रहने दो, वैसे ही करो। के की डायरेक्शन पता ही नहीं है हमको, ठीक। अगर के की डायरेक्शन पता नहीं है तो वैसे करेंगे, ठीक है। यानी के का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, के इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये तो जीरो है पहले ही, जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये कितनी है, जीरो है, तो बची कौन सी वाली, ये वाली। तो अगर मैं के बाहर ले लूं और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट के इंटू एल आ जाएगा। अगर मैं इसके अलॉन्ग करूं भी इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। तो बचा मेरे पास सिर्फ क्या, यहाँ पर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। एक मिनट, ऐसे नहीं होता है। ये जो डी डब्ल्यू होता है ना, लाइन एलिमेंट, किस में होता है, ये सरफेस में होता है। यानी कहने का मतलब ये चीज, तो अगर यहाँ पर मेरे पास, ये मेरे पास डी डब्ल्यू है यहाँ पर, तो दिस इज माई डी डब्ल्यू। अगर ये डी डब्ल्यू है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एल है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा, हाँ, वो लूप के अलॉन्ग नहीं है, वो सरफेस, वो लूप के अलॉन्ग क्या इंटीग्रेशन नहीं है, वो किसके अलॉन्ग है, इंटीग्रेशन इस सरफेस के अलॉन्ग है, कि इस सरफेस में करंट कहाँ से कहाँ तक है उसकी बात हो रही है। तो सरफेस में करंट यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एल है, तभी यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एल आएगा। ये बात क्लियर है आपको, ओके। अब देखो, अब इधर देखो, तो इधर तो ऐसे रहा, दिस इज इंटीग्रेशन बी डॉट कितना हो जाएगा, ये डी एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो ये कर्व है, जो कर्व सी है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं। दिस इज 1, दिस इज 2, या फिर इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, और इसको क्या बोल दो, 4 बोल दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अलॉन्ग 1, दिस वन इज, अब बी अलॉन्ग 1 के लिए यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, बी पैरेलल अबव, तो बी पैरेलल अबव डॉट कितना आ जाएगा, ये डी एल आ जाएगा। और फिर प्लस कितना आ जाएगा, अलॉन्ग 2, देखो अलॉन्ग 2 कुछ नहीं कर सकते बिकॉज चेंज हो रहा है, तो बी रख दो खाली, क्या रख दो, वैसे भी जीरो होना है उसने, तो बी डॉट कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। फिर प्लस अलॉन्ग 2 देखोगे, सॉरी अलॉन्ग 3 की बात करो, तो 3 के अलॉन्ग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दिस इज बी पैरेलल बिलो है, और डॉट कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर 4, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बी डॉट डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट के इंटू कितना आ गया, एल आ गया। कितना आ गया, म्यू नॉट के इंटू एल। सॉल्व कर दो फिर इसको। अब यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर। जो मेरे पास एल है वो कहां की ओर है, वो भी इधर की ओर। ठीक है, समझ में आ रही बात, एल इधर की ओर है, या फिर जो डी एल है वो भी इधर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर है। यानी एंगल कितना है दोनों के बीच का, जीरो है। अगर एंगल जीरो है तो कितना हो जाएगा, ये बी पैरेलल बिलो बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, डी एल बच जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस लेंथ इज जीरो। ये लेंथ कितनी है, लगभग जीरो है, यानी जीरो की ओर टेंड कर रही है। तो इंटीग्रेशन ओवर दिस लाइन या फिर दिस लाइन विल बी जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया, अब बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर अगेन देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर। जो लाइन है वो कहां की ओर है, इधर की ओर। ठीक है, यानी जो डीएल है वो कहां की ओर है, इधर की ओर। दोनों के बीच एंगल कितना है, द एंगल इज 180।
एंगल कितना है यहाँ पर 180 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बिकॉज अगर थीटा की जगह 180 पुट करोगे तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो कितना आ जाएगा ये b पैरेलल बिलो इंटीग्रेशन कितना आ गया, dl आ गया, प्लस इसकी बात करो तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस लेंथ इज 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये म्यू नॉट k इंटू एल, और ये मेरे पास क्या निकल के आया, b पैरेलल अबव इंटू एल आ जाएगा ये, और b पैरेलल बिलो और इंटू एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट k इंटू कितना आ गया, एल आ गया। देखो इस एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास b पैरेलल अबव माइनस b पैरेलल बिलो इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू के आ गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कंटिन्यूअस, क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता एट बाउंड्री, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, उसे आपने क्या बोला होगा, इक्वेशन 1 बोला होगा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ओके। 1 बोला था उसको, नहीं बोला था तो बोल दो, ठीक है, पीछे करे एक पन्ना पलटाओ और लिख दो क्या, इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, तो ऐसी थी कि b परपेंडिकुलर अबव माइनस b परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना था, 0 था, ओके। नाउ अब इन दोनों कंबाइनली मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस है मेरी, ठीक है, और यहां पर ये क्या है मेरे पास, b परपेंडिकुलर अबव है, और यहां पर ये क्या है मेरा, b परपेंडिकुलर बिलो है, और अगर मैं किसकी बात करूं, दिस इज माय b पैरेलल अबव है, और ये क्या है मेरे पास, b पैरेलल बिलो है। अगर मैं बोलूं यहां पर एक यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास, n कैप है, दिस इज माय यूनिट वेक्टर n कैप, तो इन दो इक्वेशन को मैं कंबाइन लिख सकता हूं, दिस इज माय यूनिट वेक्टर n कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो मैं इन दो इक्वेशन को कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, b अबव माइनस b बिलो इज इक्वल टू म्यू नॉट k क्रॉस n कैप, जहां n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर हुई इतनी बात। तो इन दोनों कंबाइनली ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, और डेरिवेशन करने के लिए वैसे इन्हीं को पूछा जाता है, कभी कभी यही पूछा जा सकता है। तो इन दोनों कंबाइनली कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, बाउंड्री कंडीशन ऑफ ए। बहुत सिंपल है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ वी पढ़ा था हमने, स्केलर पोटेंशियल पढ़ा था, उसी तरीके से क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल होती है, ठीक। तो यहां पर ज्यादा कोई प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे, सिंस वी नो कि स्केलर पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस, सिंस वी नो स्केलर पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस एट सरफेस, कि सरफेस पर जो स्केलर पोटेंशियल भी होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बाउंड्री कंडीशन ऑफ ए वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो उससे पहले सिंस वी नो बाउंड्री कंडीशन ऑफ वी यानी क्या है मेरे पास, स्केलर पोटेंशियल की बात हो रही है, तो स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, वी अबव माइनस वी बिलो इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, यानी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ वी, ये क्या है, वी की बाउंड्री कंडीशन है, यानी स्केलर पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन है। एंड जो बाउंड्री कंडीशन ऑफ ए वेक्टर होती है वो क्या होती है, वो भी सेम ऐसी होती है, यानी ए अबव माइनस ए बिलो इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो इसको कोई ऐसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और पूछा भी बहुत कम जाता है, अगर आएगा तो आपके कंपैरेटिव एग्जाम में आएगा, तो वहां पर आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, इसे ऐसे लिख दोगे कि ए अबव माइनस ए बिलो इक्वल टू 0, वहां तो ऑप्शन लिख के आता है, तो ये ऑप्शन वहां दिया होगा, यही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। समझ में आई बात, ओके। तो ये क्या हो गया, आज का हमारा बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा हमारा, मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ दिस पोटेंशियल, दिस वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मल्टीपोल एक्सपेंशन किया था और वहां पर हमने डिफरेंट टर्म देखे थे, मोनोपोल टर्म, डायपोल टर्म, क्वाड्रुपोल टर्म, ऑक्टापोल टर्म, ठीक है, और डायपोल टर्म में हमने डेप्थ में क्या की थी, वहां पर बातें की थी। तो आपसे एक गुजारिश है, एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि यहां पर वो पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करना थोड़ा क्या है, मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उस सेम वैसा ही है, तो उसको दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसा वहां है वैसा ही सेम यहां भी है। तो एक काम करेंगे, जो वहां पर डेरिवेशन हमने किया था 1/r² कर लिया r² के लिए, तो उसको वहां से सीधे उठाकर यहां क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि प्रूफ हमने वहां किया हुआ है
और वहां से वो वैल्यू उठाकर सीधे हमने कहाँ पुट कर दी, इधर पुट कर दी, ठीक है। और बाकी यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। बता सकते हो मैग्नेटिक डायपोल कैसा होता है? ऐसा होता है, ये मैग्नेटिक डायपोल है। ये किसको दिखा रहा है? करंट आई, यानी ये करंट कैरिंग क्लोज लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। किसकी तरह बिहेव करती है? करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी यार, फिर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फिर वहां पे इंटरेक्शन एनर्जी, अगर दो डायपोल है तो उनकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, ये हम क्या करेंगे? फाइंड करें। टॉर्क कितना होगा उस पर लगने वाला टॉर्क, ठीक है, ये भी क्या क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।